नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का लेक्चर चल रहा है ये, और उसमें ये नेक्स्ट लेक्चर है फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15, जिसका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस देखने वाले हैं। और ये आर्टिकल 15 क्या है, इसका प्रेजेंट डे सिनेरियो में क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आर्टिकल 15 जो है, इसका गोल है कि ये किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे रोकता है, उसको प्रोहिबिट करता है। यानी कि ये जो 5 ग्राउंड्स हैं, इन 5 ग्राउंड्स पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी इंडिविजुअल के साथ नहीं होना चाहिए। इसका आर्टिकल 15 का गोल ऐसा है। तो रिलीजन हुआ, रेस हुआ, कास्ट, सेक्स मींस जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, इस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। मींस इसके अलावा किसी और ग्राउंड पे हो सकता है क्या? जी हां, इसके अलावा किसी और ग्राउंड पे हो सकता है। क्या ये एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है क्या? नहीं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और वो एक्सेप्शंस क्या हैं हम लोग थोड़ी देर में आगे चल के देखेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट एनालिसिस है, इसमें सब कुछ इसका आगे से लेके पीछे तक हम लोगों को देखना है। तो इसमें अलग अलग हम लोग क्लॉज के फॉर्म में देखेंगे। आपको कोई क्लॉज याद नहीं रखना, आपको बस इसके गोल और ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है। इसका गोल या ऑब्जेक्टिव है कि प्रोहिबिट करना है डिस्क्रिमिनेशन। कुछ ग्राउंड्स हैं जैसे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इनके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, और अगर मैं यहां पे कहूं तो यहां पे सर्टेन ग्राउंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ओनली सिर्फ इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, बाकी और बेसिस हो सकते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेंगे। जैसे आर्टिकल 15 क्लॉज 1, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ, ये शब्द ओनली बहुत इंपॉर्टेंट है और डिस्क्रिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव, इसका मतलब है भेदभाव। किसी को आप प्रिविलेज दे रहे हैं, किसी को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसी को आप प्राथमिकता दे रहे हैं, और किसी दूसरे को आप कोई भी प्राथमिकता नहीं दे रहे, तो यही कहलाता है भेदभाव। तो स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। अब सिटीजन की बात आई तो सिटीजन का मतलब क्या हुआ, हम पहले देख भी चुके हैं कि आर्टिकल 15 ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे लागू होता है? इंडियन सिटीजन्स पे लागू होता है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया पे लागू होता है, एंड नॉट ऑन एलियंस। एलियंस, फॉरेनर्स, इन पे नहीं लगेगा, ठीक है। जो बाहर के लोग हैं, बाहरी लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, विदेशी हैं, उन पे ये लागू नहीं होगा। सो द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी भारतीय नागरिक पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ऑन द ग्राउंड्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, या इनमें से कोई भी, और एनी ऑफ देम। अच्छा, स्टेट का मतलब क्या हुआ? स्टेट हम जान चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन से लेके, यूनियन मिनिस्ट्री से लेके पंचायती लेवल, म्यूनिसिपैलिटी लेवल तक, या फिर वो ऑफिसेस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओन किए हैं। तो दिस शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ दिस। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जाम होता है गेट का, आईआईटीज कंडक्ट करवाती है, तो मान लीजिए आईआईटीज एग्जाम कंडक्ट करवा रही हैं और एक इंडिविजुअल है, लेट अस से मिस्टर एक्स, और एक्स जो हैं वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये अपनी प्ली दायर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्लीज मुझे बचाइए, मेरे आर्टिकल 15 का जो मेरा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इसका दोहन हो रहा है, इसकी अवहेलना हो रही है और इसको निग्लेक्ट किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा बताओ किसके द्वारा, इन्होंने कहा, मिस्टर एक्स ने कहा कि ये हो रहा है आईआईटीज के द्वारा और ये गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किए गए संस्थान है, मींस दिस इज अ स्टेट, बिलोंग्स टू स्टेट। अच्छा, तो कैसा आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आईआईटीज कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? बोले मुझे गेट का एग्जाम नहीं दिया जा रहा बिकॉज मैं मुस्लिम हूं, या बिकॉज मैं सिख हूं, या फिर मेरा रेस अलग है, आई बिलोंग टू अ डिफरेंट कम्युनिटी, मेरा कास्ट अलग है, मैं दलित हूं, या फिर मैं फीमेल हूं फॉर एग्जाम्पल, या फिर मैं तमिलनाडु से आता हूं, इन रीजंस की वजह से मुझे नहीं दिया जा रहा, इनमें से कोई भी एक रीजन मिस्टर एक्स ने कहा, तो आईआईटीज को कंसल्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने पूछा क्या ऐसा हो रहा है, आप इस इंडिविजुअल के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? आईआईटीज ने कहा जी हां, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन नॉट बिकॉज ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, नॉट बिकॉज ये पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, नॉट बिकॉज ये किसी पर्टिकुलर जेंडर से बिलोंग करते हैं, या फिर ये किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी जगह से बिलोंग करते हैं, बट बिकॉज इनके पास बीटेक की डिग्री नहीं है, बिकॉज ये इंजीनियर नहीं है, तो ये गेट एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, ये गेट एग्जामिनेशन दे पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि एक सिक्स्थ ग्राउंड है डिस्क्रिमिनेशन का, एक छठवां ग्राउंड है जिसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, और वो है इनकी डिग्री। इनकी डिग्री पूरी नहीं है साहब, कैसे इनको अलाउ कर दिया जाए? बात तो सही है, तो जी हां, ये डिस्क्रिमिनेशन वैलिड है, राइट? क्योंकि एक इंजीनियर का काम एक इंजीनियर ही कर सकता है, सो दैट इज वाई ये छठा डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड हो सकता है, लेकिन इन पांच में से कोई एक नहीं होगा, यानी ना रिलीजन के बेसिस पे होगा, वी आर अ सेक्युलर कंट्री, ना रेस के बेसिस पे होगा, हम रेसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते, हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, ना कास्ट के बेसिस पे होगा, कास्ट सिस्टम हम लोग अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर चुके हैं, जेंडर इक्वालिटी पे हम लोग बिलीव करते हैं, इसीलिए ना सेक्स पे होगा, और प्लेस ऑफ बर्थ की क्या बात करें, हम लोग पूरी की पूरी एक यूनाइटेड इंडिया की बात करते हैं, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो प्लेस ऑफ बर्थ पे तो हो ही नहीं सकता, या इनमें से किसी पे भी नहीं, तो छठवां एक ग्राउंड कोई होना चाहिए जिसपे की डिस्क्रिमिनेशन होगा, जिसपे की डिस्क्रिमिनेशन वैलिड है, छठवां कोई ग्राउंड होना चाहिए, है ना? जैसे कोई मान लीजिए पीएसयू के फॉर्म निकले, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मान लीजिए ओएनजीसी का फॉर्म निकला, एक इंडिविजुअल पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने कहा कि देखो मेरे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मुझे एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा, तो ओएनजीसी को बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने, बोला बताओ यार ऐसा हो रहा है क्या? ओएनजीसी ने कहा जी हाँ, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन नॉट बिकॉज ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ से बिलोंग करते हैं, बट बिकॉज ये अभी 10 साल का है, इज जस्ट 10 years old, इसको तो अभी पढ़ाई करनी चाहिए, अब मिनिमम एज तो 21 है, मिनिमम सिटिंग एज तो 21 है, तो हाँ, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज यहां पे हो रहा है, वहां पे डिग्री के बेसिस पे हो रहा था, तो ये एग्जांपल्स हैं जो कि बताते हैं कि छठवां कोई ग्राउंड हो सकता है, लेकिन इन पांच में से कोई एक नहीं होगा। आई होप वो समझ में आया। नेक्स्ट, अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली ये है कि जो क्लॉज 1 है ये एक्सटेंड होता है सिर्फ स्टेट्स के लिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स जो हैं उन पे ये लागू होगा, इंडिविजुअल्स पे लागू नहीं होगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे लागू नहीं होगा, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ किस पे लागू होने वाला है? ये सिर्फ और सिर्फ लागू होने वाला है स्टेट के ऊपर, राइट? जैसे कि आप सुन रहे होंगे काफी नेपोटिज्म इन बॉलीवुड आजकल बहुत चला है, और लास्ट ईयर तो ये बहुत ही ज्यादा सुनने में आ रहा था, नेपोटिज्म नेपोटिज्म, तो कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ न्यू कमर्स को फेवर मिल रहा था बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, तो ये इसीलिए क्योंकि इंडिविजुअल्स बाउंड नहीं है, एक तरीके से वो जॉब क्रिएशन ही तो है, जॉब्स ही तो हैं, एक्टिंग जॉब्स आर देयर, तो उन एक्टिंग जॉब्स में नेपोटिज्म के चलते न्यू आउटकमर्स को, जो बाहरी लोग हैं, जो इंडस्ट्री के एस्टैब्लिश्ड लोगों की फैमिली से बिलोंग नहीं करते, उनको काम नहीं मिल पा रहा था अच्छा,
तो ये नेपोटिज्म जो है ये इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, स्टेट नहीं कर रहा, गवर्नमेंट नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट के डोमेन से बाहर है, इसीलिए उसमें इंटरफेरेंस नहीं था, है ना। खैर, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 ये क्या कहता है? अब देखिए, ये अपने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेगा। यहां पे जनरल हो गया कि स्टेट भेदभाव नहीं करेगा, यहां पे अब रेस्ट्रिक्शन आ गया। यहां पे रेस्ट्रिक्शन कैसे आ गया? देखिए, नो सिटीजन shall, on the grounds only of religion, race, caste, sex, or place of birth, or any of them, be subject to any disability, liability, or restriction or condition with regard to. अब यहां पे क्लियरली मेंशन किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कि नो सिटीजन शैल, कोई भी नागरिक के साथ नहीं होगा। इसका मतलब यहां पे स्टेट प्लस इंडिविजुअल्स दोनों आ गए। यहां पे स्टेट प्लस इंडिविजुअल्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सभी आ गए। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर आया था, इफ यू फील द अर्ज टू यूरिनेट, यदि आपको कहीं पे यूरिनेट करने की अर्ज हो रही है, नेचर्स कॉल है, और आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते एंड आसपास कोई यूरिनल नहीं है, कोई मूत्रालय नहीं है, then you can approach any hotel, be it 5-star hotel, and ask the way to their toilet and go and relieve yourself there. आप अपने आप को वहां जाके रिलीव कर सकते हैं, एंड भले ही वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपकी एंट्री को डिनाई नहीं कर सकते। सो ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व करने का एक एग्जाम्पल है। खैर, किस चीज में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा? एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड द प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। फॉर एग्जांपल, सिनेमा हॉल है। अब सिनेमा हॉल में मूवी चल रही है और एक किसी पर्सन की एंट्री को डिनाई कर दिया। मान लीजिए कोई पर्सन है अगेन एक्स, और इस एक्स पर्सन को डिनाई कर दिया। ये एक्स पर्सन पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट साहब, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट प्लीज मेरे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कीजिए, प्लीज मेरे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कीजिए, मुझे वो मूवी थिएटर में मूवी देखने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि मैं सिख कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं। तो उस थिएटर ओनर को बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने, पूछा क्या ऐसा है, क्या आपने डिस्क्रिमिनेट किया, क्या आपने डिस्क्रिमिनेट किया इस पर्सन के साथ बिकॉज ये सिख हैं, आपने एंट्री डिनाई की? उन्होंने कहा कि जी हां, हमने डिस्क्रिमिनेट किया, डियर सुप्रीम कोर्ट, हमने इनकी एंट्री को प्रोहिबिट किया, लेकिन उसका ग्राउंड ये नहीं था कि ये सिख हैं, उसका ग्राउंड ये था कि ये सिक हैं, ये बीमार हैं, और इनको डिजीज कॉन्टेजियस डिजीज है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल स्प्रेड होने वाली डिजीज है, कोरोना वायरस से सफर कर रहे हैं, ही इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस, कोविड-19 डिजीज, और इनका उस जगह पे जाना बाकियों के लिए सही नहीं था। एक जनरल, एक पब्लिक सेफ्टी के लिए हमने इनकी एंट्री को डिनाई किया। सुप्रीम कोर्ट विल से यस, दिस इज अ वैलिड ग्राउंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन, ये एक बिल्कुल सही ग्राउंड है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, कीजिए। सो सिर्फ 5 इन ग्राउंड्स को छोड़ के छठवां वैलिड ग्राउंड होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन का, राइट? चाहे एंट्री टू शॉप्स हो, पब्लिक रेस्टोरेंट्स हो, होटल्स हो, या प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट हो, कहीं पे भी एंट्री डिनाइल सिर्फ इस 5 बेसिस पे रोकी नहीं जा सकती, राइट? इसमें इसको भी इंक्लूड किया, यूज ऑफ वेल्स, कुएं का इस्तेमाल, टैंक्स, बेदिंग गार्ड्स, रोड्स एंड द प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। अब देखिए, चाहे स्टेट पूरा मेंटेन कर रहा है किसी भी इनमें से किसी भी प्लेसेस को, या फिर पार्टली, या फिर पब्लिक इन जनरल इंडिविजुअल्स ओन कर रहे हैं, एंट्री डिनाई नहीं की जा सकती, राइट? जो पब्लिक यूज के लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, पब्लिक यूज के लिए। अब ये नहीं कि आप जाके किसी एक पर्सन के
लॉन में जाके बोलें कि मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, मुझे नहाने नहीं दे रहा, मुझे घास में बैठ के ठंडे ठंडे पानी से नहाना है। अरे भैया वो नहीं करेगा क्योंकि उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, राइट? वो पब्लिक यूज के लिए नहीं है। तो पब्लिक यूज के लिए, जनरल पब्लिक के यूज के लिए जो डेडिकेटेड जगह है, वहां पे एंट्री आपकी डिनाई नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल भीमराव अंबेडकर, द आर्किटेक्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बचपन में स्कूल के समय उनको काफी समय प्यासा रह जाना पड़ता था, क्योंकि उस समय जो वेल्स उनको पीने के लिए असाइन थे, वो जो कुएं उनके पानी पीने के लिए असाइन थे, वो कई बार ड्राई रहते थे। दे यूज्ड टू बी ड्राई। कई बार यूं होता था कि उनको पिलाने वाला जो पियोन है, दलित पियोन ही, पहले यही प्रथा चलती थी, तो जो दलित पियोन था वो छुट्टी पे था, और जो नॉन दलित वेल्स थे, कुएं थे, वहां से उनको पानी पीना अलाउड नहीं था। तो ये एक बहुत ही बुरा, बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी एंड डेरोगेटरी प्रैक्टिस थी अनटचेबिलिटी की, जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट ने भी फेस किया एंड बहुत लोगों ने बहुत समय तक फेस किया। इसी को अबॉलिश करने का काम आर्टिकल 15 करता है। आपने देखा होगा, एक मूवी भी आई थी आयुष्मान खुराना की, इसी नाम से, आर्टिकल 15, और उसमें इस अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट को बहुत बढ़ा चढ़ा के उठाया गया था, और उस कॉन्टेक्स्ट में वो सही भी था। खैर, तो यहां से बात ये पता चलती है कि कहीं पे भी शॉप्स हुए, पब्लिक रेस्टोरेंट्स हुए, होटल्स हुए, या प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, मींस इफ दे आर इवन ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, वहां पे भी एंट्री लोगों की इस 5 बेसिस पे बैन नहीं हो सकती। वेल्स, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, जो कि जनरल पब्लिक के काम के लिए, वहां पे आप एंट्री डिनाई नहीं कर सकते, राइट? इसमें एंट्री हरगिज भी डिनाई नहीं हो सकती। ये अनटचेबिलिटी को फाइट करने के बहुत ज्यादा काम में आता है, और इसको स्टेट्स और इंडिविजुअल्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, सभी को फॉलो करना है। बस ये ध्यान रहे कि एंट्री प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो कोई नहीं देगा, पब्लिक प्रॉपर्टी जो पब्लिक यूज के लिए डेडिकेटेड है, हाँ, उनके लिए इट कैन बी, राइट? तो कोई छठवां ग्राउंड, जैसा मैं शुरू से बोलता हूं, कोई छठवां ग्राउंड होना चाहिए जरूर, इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। अब सवाल यह पैदा होता है कि सर, अगर ऐसी बात है, हमने तो देखा है कि मेट्रो में लेडीज कंपार्टमेंट होता है, लेडीज सीट्स होती हैं जनरल बसेस में, जो कि डेडिकेटेड सिर्फ लेडीज के लिए होती हैं, जो कि डेडिकेटेड सिर्फ दिव्यांग के लिए होती हैं। कुछ पॉलिसीज ऐसी गवर्नमेंट रिलीज करती है जो सिर्फ बच्चों के लिए है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है। ये एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। ये एक एक्सेप्शंस के साथ में आता है, और एक नहीं, इसके 4 एक्सेप्शंस हैं। हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो एक्सेप्शंस में जो ये तीसरा है, ये ओरिजिनली आया था, बाकी अमेंडमेंट्स करके आए हैं। ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल पॉलिसीज या प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। आपने देखा होगा 33% ऑफ द सीट्स विलेज पंचायत चुनाव में या पंचायती चुनाव में, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, हमारे मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम में 33% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का 15th आर्टिकल इस चीज को अलाउ करता है। इट अलाउज इट। चिल्ड्रन वेलफेयर स्कीम से रिलीज होती है सिर्फ चिल्ड्रन के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए। इसके पीछे का कारण आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है। तो ये एक्सेप्शंस हैं, राइट? कुछ लेडीज ओनली सीट्स होती हैं, तो ये प्रावधान दिया जा सकता है, ये स्पेशल प्रोविजन दिया जा सकता है। जैसे आपने लास्ट ईयर दिल्ली इलेक्शंस के कैंपेन में डबल एपी, आम आदमी पार्टी, इनके मैनिफेस्टो में सुना होगा, और बहुत प्रचलन में भी था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं का
जो टिकट है वो फ्री कर दिया जाएगा, एकदम ट्रैवल फॉर विमेन वो फ्री कर दिया जाएगा, वो एकदम फ्री होगा, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो विमेन है। यस, ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो हालांकि जेंडर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बट ये अलाउ करता है। इसके पीछे का कारण ये है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये भी देखा कि विमेन पे भी टाइम एंड टाइम अगेन बहुत ज्यादा प्रताड़नाएं हुई थी और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज उनके फेवर में लाना जरूरी है। नेक्स्ट, अगला एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 क्लॉज 4। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फॉर्म हुआ, फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को, और 1951 के आसपास मद्रास गवर्नमेंट, देन मद्रास गवर्नमेंट, उस समय मद्रास कहा जाता था, अब तमिलनाडु है, तमिलनाडु, तो उस समय की मद्रास गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया कि गवर्नमेंट को, रेकमेंडेड गवर्नमेंट फॉर एडमिशन of SCs and ST community students in government colleges। अब देखो, इन्होंने कहा, देखिए मद्रास गवर्नमेंट का ये कहना था, उस समय की मद्रास गवर्नमेंट, अब तमिलनाडु, कि कुछ कम्युनिटीज हैं जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, क्योंकि हमारा सोशल कल्चर काफी समय से ऐसा था जिससे कि इन लोगों का दोहन हुआ है, इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। तो गवर्नमेंट को इनके अपलिफ्टमेंट के लिए इन स्टूडेंट्स को, इन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स रिजर्व करनी चाहिए, राइट। तो देखिए, कास्ट के बेसिस पे अब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, राइट, लेकिन क्या ये गलत है? आर्टिकल 14, लास्ट लेक्चर में वही पढ़ा था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, अगर आपको याद हो तो ये कहता है कि जस्टिस प्लस इक्वालिटी, इक्वालिटी दीजिए लेकिन जस्टिस के साथ दीजिए। तो जस्टिस क्या होगा इस केस में, कि जो लोग एजुकेशनली, सोशली बैकवर्ड थे, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए अब काम किया जाए, राइट। देखिए, थोड़ा सा स्पेलिंग इसकी गलत हो गई है, टी आ गया है। So it does not bar the state from making any special provision for the advancement, ये word important है, advancement, any socially and educationally backward classes of SCs and STs students, and it was added by first। अब इसकी भी स्टोरी सुनिए। अब जब ये इंट्रोड्यूस हुआ, तब ये चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए, तो दोराई राजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ मद्रास 1951, उसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। दोराई राजन लेके गए इसे, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप नहीं कर सकते, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 15 को अगर देखा जाए, अच्छा, उस समय अगर हम लोग देखें तो उस समय की जो ज्यूरी थी, उस समय की जो जुडिशियल सिस्टम था, वो चेक्स के साथ में प्रैक्टिस करता था, मतलब उतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, राइट। सो दैट इज व्हाई उन्होंने सीधे सीधे आर्टिकल 15 के बेसिस पे कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि आर्टिकल 15 के अनुसार अगर इसे देखा जाए तो जी हां, ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कास्ट के बेसिस पे, लेकिन इसके जवाब में, इसके रिस्पॉन्स में यूनियन गवर्नमेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, द वेरी फर्स्ट टाइम पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1951 में, और उसमें इसको इंक्लूड किया गया, किसको? आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को। सो इट वाज एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आफ्टर दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1951, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, लेकिन
बाद में गवर्नमेंट ने इसे अमेंड करके 1951 में ही फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद इस क्लॉज को ऐड किया, जो कि कहता है कि स्टेट पे कोई बारिंग नहीं है स्पेशल प्रोविजंस देने के लिए, ताकि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को ऊपर अपलिफ्ट किया जाए, उनका अपलिफ्टमेंट पॉसिबल हो सके। आई होप ये आपको हिस्ट्री सहित इसकी समझ में आया हो। नेक्स्ट है आर्टिकल 15 क्लॉज 5। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इट कन्फर्स पावर ऑन द स्टेट। स्टेट में पावर है टू रिजर्व सीट्स इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। अगेन सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की बात आई, एससीज एसटीज की बात आई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। देखिए, होता क्या है कि एक कंप्लीटली ओन्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, वहां पे तो ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 इसको इंक्लूड करता है। अब बात ये उठने लगी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी एंट्री को मना ना किया जाए, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी एंट्री को इन्वॉल्व किया जाए। ठीक है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पार्टली फंडेड बाय गवर्नमेंट हो सकते हैं, कंप्लीटली फंडेड बाय गवर्नमेंट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि सेल्फ फंडेड हो। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उन सब में इसको एक्सटेंड किया गया। और ये कब किया गया? बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। 2005 में 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इस क्लॉज को इंक्लूड कर दिया गया। सिर्फ ये क्लॉज जो टॉप मोस्ट है इसको इंक्लूड किया गया, और इसने जो रिजर्वेशन सिस्टम था एडमिशन में, वो अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे भी ले आया, एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को हम लोग डिटेल में आर्टिकल 30 जब पढ़ेंगे तब करेंगे, बट फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर कोई पर्सन अप्रोच करे, कोई एससी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाला स्टूडेंट, और कहे कि मुझे मदरसे में एडमिशन चाहिए, मेरी सीट्स होनी चाहिए, बट दे विल डिनाई। क्यों? क्योंकि उनको आर्टिकल 15 क्लॉज 5 से इंक्लूड किया गया है, बिकॉज दे आर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, राइट? तो ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है। उसके बाद में 2007 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन CEI एक्ट, यानी कि ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एक्ट 2007 में लेके आए, जिसमें इन्होंने क्लियर कहा कि 27% से ज्यादा IITs, IIMs, NITs में एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग 27% से ज्यादा ओबीसीज के लिए सीट्स रिजर्व नहीं होंगी, राइट? यानी कि अब ओबीसीज को भी इंक्लूड कर लिया गया। ओबीसीज को इंक्लूड करने के पीछे का कारण यह था कि सिर्फ एससीज एंड एसटी कम्युनिटीज के साथ एट्रोसिटीज नहीं हुई, सफर तो ओबीसीज अदर बैकवर्ड क्लासेस ने भी किया है, तो उसमें इनको इन्वॉल्व किया। अच्छा, इसकी डेफिनेशन, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग आर्टिकल 16 देखेंगे, राइट? जब पूरा रिजर्वेशन को एकदम खोल के ऊपर से नीचे तक हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो खैर, बहरहाल अगर हम लोग एडमिशन के टर्म्स में बात करें तो एससीज की सीट्स 15% रिजर्व की गई, एसटीज की आपकी 7.5% रिजर्व की गई, एंड ओबीसी की 27% रिजर्व की गई सीट्स, जिससे कि अगर हम लोग इन टोटल देखें तो ये जो मामला है वो 49.5% का हो जाता है। तो 49.5% सीट्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, या हम यूं बोले प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, आफ्टर CEI 2007 हैव बीन फिक्स्ड। CEI 2007 के बाद में ये सीट्स अब फिक्स हो गई हैं। 49.5% सीट्स, जिनमें से 15% एससीज, एसटीज के लिए 7.5 एंड ओबीसीज के लिए 27%। तो ये सीट्स रिजर्व हैं, ताकि एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड इंस्टीट्यूशंस को अपवर्ड लेके आया जाए।
क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का भी कॉन्सेप्ट है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, नेक्स्ट, आई होप ये समझ में आया हो। अब इसके बाद में आर्टिकल 15 क्लॉज 6 इसे रिसेंटली 2019 में ऐड किया गया, और आपने काफी सुना भी होगा, काफी प्रचलन में था, और इस पे डिबेट क्यों हुई, कंट्रोवर्सी क्यों हुई, ये जब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 16, तो उसके साथ में इसको कवर करेंगे, ताकि रिजर्वेशन को और अच्छे से समझ सके। तो ये कहता है कि 10% रिजर्वेशन फिक्स किया जाएगा ईडब्ल्यूएस के लिए। ये जो सीईआई था, कहने का मतलब ये जो सीईआई था, जिसने 27%, 15% एंड 7.5% ओबीसीज, एससीज एंड एसटीज, इसके साथ साथ अब एडिशनल आप 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी इन्वॉल्व कर लीजिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है बिलोंगिंग टू एनी कास्ट। इफ यू आर इकोनॉमिकली पुअर, तब आपको 10% आपको भी एडमिशन में, मतलब आपकी भी सीट्स रिजर्व रहेंगी। 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए सीट्स रिजर्व करने का प्रावधान रखा गया। तो दिस इज आर्टिकल 15 फॉर यू। इन शॉर्ट समरी में अगर हम देखें तो आर्टिकल 15 सिरे से नकारता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, चाहे स्टेट हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इनके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कोई छठवां ग्राउंड होना चाहिए, जिसके एग्जांपल्स हमने देखे। एक्सेप्शंस थे विमेंस के लिए एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो इस सीरीज में अगर आप इसे याद रखेंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ में आ जाएगा। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो वेरी मच। इट इज ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू गाइस। एंड जितना हो सके दिल खोल के चैनल को लाइक कीजिए। यूपीएससी के प्रिपरेशन में या किसी भी ऐसे एग्जाम के प्रिपरेशन में जहां पे पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है, आपके बहुत काम में आएगा। बहुत जल्दी हम इंटरनेशनल रिलेशंस को भी शुरू करने वाले हैं। धीरे धीरे करके हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। आप लोगों से दरख्वास्त यही है कि जितना हो सके दिल खोल के इसे शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और शॉर्ट्स वीडियो के फॉर्म में मैं करंट अफेयर्स की जो न्यूज है आप लोगों तक कंटिन्यूअसली पहुंचाता रह रहा हूं। दिन में 2 से 3 शॉर्ट्स अपलोड हो ही जाते हैं। इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहना चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।